Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back to our video lecture of Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। फिर से एक बार कोरोना ने हमें वीडियो लेक्चर पर पढ़ना मजबूर कर दिया है ना, कि पिछले साल फिर से लॉकडाउन लगा था। हम 7-8 महीने लॉकडाउन की वजह से घर में रहे थे। जैसे तैसे हमारी डेली रूटीन शुरू हो गई थी, फिर 3 महीने हो गए, फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने हमें फिर से उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। बट बच्चों, जो गलतियां हमने पिछले लॉकडाउन में की थी वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करना है। देखिए, कोरोना तो आते जाते रहेगा, मगर आपके करियर का, आपके पूरे लाइफ को डिसाइड करने वाला ये साल है। आपका करियर कैसा होगा आगे, वो ये 2 साल डिसाइड करते हैं। तो कोरोना ने हमें घर में बैठने के लिए तो मजबूर कर दिया, बट कोरोना हमारी पढ़ाई को नहीं रोक सकता। और खास करके जब डिफेंस सर्विसेज एकेडमी का आपके साथ हो तो आपके एजुकेशन को कोई रोक नहीं सकता। मगर बच्चों, एक चीज़ मुझे पिछले लॉकडाउन में बुरी लगी थी। आप लॉकडाउन होने के बाद वापस लौटे थे, ऑफलाइन फिर से हमारा शुरू हुआ था, मगर बहुत सारे बच्चों ने हम वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए थे। तो वो गलतियां इस बार नहीं करना है, क्योंकि हर बार रिपीट करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार आपको हर एक वीडियो लेक्चर प्रॉपरली देखना है। जिस दिन के वीडियो उसी दिन कंप्लीट करना है। अगर आपको किसी भी वीडियो लेक्चर में डाउट्स आते हैं, आपके पास हमारे नंबर्स रहेंगे, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मगर जिस दिन का वीडियो आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के हिसाब से आपको 1 बाय 1 सभी वीडियो लेक्चर। इस बार थोड़े वीडियो लेक्चर की लेंथ भी कम कर दिए हमने, ताकि आपको डाउनलोडिंग में, डाटा कंजप्शन में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इस बार आएंगी नहीं। तो होप करता हूँ इस बार आप प्रॉपरली सभी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और अपने पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जाना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत होगी ज्ञान की बातें। अभी थोड़ा सा आ जाते हमारे आज के टॉपिक पे। तो जैसे बच्चों, हमारा फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर के एमसीक्यूज भी हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 8, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें क्लास 11 का तो हमने पढ़ चुके थे वीडियो लेक्चर्स में, बट फिर से आपकी आधे बच्चे बोल रहे थे कि हमने सर प्रॉपर नहीं देख पाए थे, हमने पूरे वीडियोस नहीं देख पाए थे। मगर क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। जहां पर क्लास 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हुआ था, वहीं से क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत होती है। तो मैं 2-3 वीडियो लेक्चर में आपको पहले 11 का पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके दूंगा और उसके बाद हम क्लास 12 के चैप्टर को हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक था, तो सबसे पहले हमने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या था, इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसकी स्टडी करना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसकी स्टडी की है हमने? जो चार्जेस मोशन में होते हैं ना। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर में मूव होगा, देन देयर मस्ट बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। बट चार्ज को फ्लो होना कैसा भी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते ही रहते हैं। बट उन चार्जेस का क्या, जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, तो उन्हीं की स्टडी मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन, है ना। इनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसे क्लास 11 में हमने बताए थे कि चार्जेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आप सभी को पता है। उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपने पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के नजदीक में रखेंगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन दे विल बी रिपेल ईच अदर।
है ना। उसी तरह अगर अनलाइक चार्जेस है बच्चों, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो उस वक्त क्या करते हो दोनों चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें पढ़े थे। फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि जो चार्जेस होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर वो एडिटिव इन नेचर, क्या बोला था मैंने, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, एडिटिव नेचर होता है चार्जेस का। मतलब हम किसी भी बॉडी पर किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी टोटल चार्ज है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उस चार्ज को हम ऐड करके उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है हम ऐड करके निकाल सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़े थे, चार्जेस आर मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, जिसका फॉर्मूला भी यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या पढ़े थे, किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी टोटल चार्ज होता है या किसी भी बॉडी को हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, तो जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम उस पर्टिकुलर बॉडी पे नेट चार्ज कितना वो क्या करते हैं, मतलब मेजर करते, ऐड करते, टोटल करते उसकी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज नथिंग बट प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है उस चार्ज को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल से हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की हमने अलग अलग मेथड्स पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा, हमने गाने के साथ इसको याद रखे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीन मेथड पढ़े थे, एक थी चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता, सॉरी चार्जिंग बाय कंडक्शन ले लेते पहले, कि अगर दो चार्ज बॉडीज है इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाते हैं, दो चार्ज बॉडी है या एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, ऐसी बॉडीज को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करते हैं, है ना, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ऐसी अगर चार्जिंग होती है तो ऐसे चार्जिंग को कहते हैं हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। फिर जो नेक्स्ट हमने मेथड पढ़े थे दैट इज चार्जिंग बाय क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट जो बॉडी चार्जिंग करेंगी दूसरे बॉडी को उसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसमें हमने पढ़े थे कि सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसको किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर गए, न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, अब ऐसे बॉडी के पास मैंने कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके गया, तो विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसको रिपेल करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम आपको क्या दिखेगा, इस बॉडी के अंदर जो निगेटिव चार्जेस है वो इस साइड में डिपॉजिट हो गए और पॉजिटिव चार्ज इधर अवे, मतलब इसका हाफ पोर्शन निगेटिवली चार्ज हो गया और हाफ पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बट यहाँ पर हमने इस बॉडी को इस दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाया क्या, नहीं, मतलब विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर चार्ज करती होगी तो हमने इस मेथड को कहा था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और नेक्स्ट था जो हमारा दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रब करते, बचपन में हमने कर चुके हैं, है ना, हेयर कॉम्ब या स्केल प्लास्टिक की हेयर्स के ऊपर रब करने के बाद वो छोटे छोटे
पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते थे, तो वो क्या होता था, रब करने की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, कोई दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसी तरह थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जब क्लाउड्स एक दूसरे को क्या करते, फ्रिक्शन करते, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब जो मेथड होती है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। अब इसी में हमने और एक बेसिक लॉ पढ़ा था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़े थे हमने कि कोई भी जो एनर्जी होती है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह किसी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब तन्हाई में रहने वाली सिस्टम, मतलब किसी बाहर के सिस्टम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक सिस्टम है, यहाँ पे 3 अलग अलग बॉडीज है A, B, C। अब यहाँ पर सपोज 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर +3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज है। मतलब टोटल चार्ज इन अ सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना, +5 +3 दैट इज 8 -2 दैट इज 6 कूलम का टोटल चार्ज है। इस सिस्टम को मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या हुआ, ये एक बॉडी दूसरे के ऊपर मतलब कांटेक्ट में आई, दूसरी बॉडी तीसरे के कांटेक्ट में, कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि इसके ऊपर +3 कूलम का चार्ज आ गया, इसके ऊपर मान लेते हैं सपोज +4 कूलम का चार्ज आ गया और इसके ऊपर -1 कूलम का चार्ज आया। फिर से अगर आप टोटल चार्ज इन दिस सिस्टम अगर काउंट करके देखोगे तो आपको फिर से वही वैल्यू मिल रही है, 3 + 4 7 -1 6 कूलम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम क्या कर सकते, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते, बट फाइनली अगर आप उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज पढ़ोगे मतलब मेजर करोगे तो आपको हमेशा सेम नंबर में दिखेंगे। सो चार्जेस कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another, but total charge in an isolated system always remains constant। बराबर है, तो ये चीजें हमने क्लास 11th में पढ़े थे। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लॉ जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार बार टकराने वाला है, दैट इज कूलम्स लॉ, है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी मैंने क्या कहा कि अगर 2 चार्जेस रेस्ट में है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, अगर चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो ये दोनों ही चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इस फोर्स को कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा, जो चार्ज रेस्ट में होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उस चार्जेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। लाइक चार्जेस होगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, अनलाइक चार्जेस होगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। बट इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहा गया, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, है ना। तो जो चार्ज रेस्ट पे होते और वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ये जो फोर्स है इन 2 चार्जेस के बीच का, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, ये फोर्स कितना रहेगा वो कौन बताएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट है कूलम्स, उन्होंने इस बारे में बताया था कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जहां पर 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव मान लेते एक निगेटिव, या दोनों पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं गिरता है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज r। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, अब अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा
कूलम्स लॉ का कहना था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। क्या बोला? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा दो चार्जेस के बीच में, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और दूसरी चीज क्या पढ़े थे? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा फोर्स। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए थे हमने और फाइनली हमें इक्वेशन मिला था क्या? Q F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बराबर है। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिमूव करने के लिए क्या किया था? यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बराबर है, ये फॉर्मूला हमें मिला था। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ जो यूज कर रहे हैं, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी वो डिपेंड करेगा कि किस पर्टिकुलर मीडियम में ये दो चार्जेस लाई कर रहे हैं, है ना। सो फॉर वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस, इस पर्टिकुलर मीडियम में अगर हमारे चार्जेस होंगे तो इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोला? इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, स्मॉल के है ये। इस के को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू डिपेंड करती है किस मीडियम में हमारे चार्जेस है। अगर एयर या वैक्यूम है तो इस के की वैल्यू बच्चों होती है 1, इसीलिए हमने के की जगह, मतलब ये के तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो स्मॉल के है वो एयर या वैक्यूम के लिए होता है 1 और मेटल्स के लिए होता है इन्फिनिटी। सो अगर हमारे दोनों चार्जेस वैक्यूम और एयर में है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो इस के की वैल्यू, ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमारे काम आएंगी। 9 इंटू 10⁻⁹, इतनी इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, याद रखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएंगी। जो जो चीजें बता रहा हूँ सब चीजें आप कॉपी में नोट डाउन करना है। क्लास 12 तो शुरू करने के हैं, मगर ये सब चीजें क्लास 12 के जो चैप्टर में आएंगे बार बार आने वाली है, इसलिए ये आपको क्लियर होना जरूरी है। तो फिर अगर एयर या वैक्यूम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस विल बी गिवन बाय, क्या आएगा उसका फॉर्मूला बच्चों? F इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। समझ में आया? अगर एयर या वैक्यूम छोड़ के कोई पर्टिकुलर दूसरा मीडियम दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना उस मीडियम के लिए उस स्मॉल के, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर एयर या वैक्यूम छोड़कर कोई दूसरा मीडियम आता है तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में स्मॉल के लगा देना है और इस स्मॉल के की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी। समझ में आया? तो ये कूलम्स लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, फिर से मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है,